भावेश आज ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी गया था। तो आज करुणा जी सुबह नाश्ते पर अकेली थी। उन्होंने अपने घर की एक मेड को कुछ सामान लाने को कहा और खुद तैयार होने लगी। वो तैयार होकर आई और अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गई। वहीं सौम्या के घर। सौम्या सुबह होते ही फ्रेश होकर आ गई थी और अपने और सीरत के लिए उसने नाश्ता बना दिया। आज उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि वो थोड़ा वक्त आज सीरत के साथ बिताना चाहती थी। अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी वो ज़्यादा परेशान या दुखी होती तो वो सीरत के साथ समय बिताया करती थी। उसने रोली को भी बोला था कि शाम को वो यहाँ आ जाए ऑफिस से, ताकि वो लोग थोड़ा आउटिंग करके आ जाएं। सौम्या ने सीरत को उठाया और उसे फ्रेश होने में हेल्प की। उसके बाद दोनों ने नाश्ता किया। फिर सीरत सौम्या के साथ बातें करने लगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। सौम्या बोली, तू रुक, मैं देखती हूँ। सौम्या ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि करुणा जी खड़ी थी। उन्हें देखकर सौम्या ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ जी आप, और उनके पैर छू लिए। तो करुणा जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटा। सौम्या ने कहा, आइए ना माँ जी, और वो उन्हें घर के अंदर ले आई और लिविंग एरिया में उन्हें बैठाया। सीरत भी वहीं आ गई थी और उसने भी करुणा जी को नमस्ते करके उनके पैर छू लिए। करुणा जी ने उससे कहा, खुश रहो, स्वस्थ रहो बेटा। सीरत बोली, आंटी जी आप थोड़ी देर पहले आती तो आपको दी के हाथ का मज़ेदार नाश्ता करवाती। सौम्या बोली, माँ जी आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी, ठंडा या कुछ और? करुणा जी बोली, बेटा कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर तुम थोड़ी देर बात कर सको तो। सौम्या, जी माँ जी, बोलिए ना। करुणा जी, बेटा अकेले में बात करनी है। यह कह के उन्होंने सीरत को देखा जो वहीं बैठी थी। सीरत बोली, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग बात कीजिए। और वो व्हील चेयर पर अपने रूम में चली गई। सौम्या ने कहा, कहिए माँ जी, ऐसी कौन सी बात थी जो आप सीरत के सामने नहीं कर पा रही थी? करुणा जी, बेटा मैं आज तुमसे जो कहने जा रही हूँ उसे पहले ध्यान से सुनना, फिर तुम अपना फैसला बताना। यह बात तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड है। मैं चाहती हूँ पहले तुम आराम से सुनो, फिर सोचकर बताना। सौम्या ने कहा, बताइए ना माँ जी। करुणा जी, बेटा तुमने मेरे बेटे को तो देखा होगा और तुम उसे जानती भी होगी। दरअसल उसने बताया तुम उसके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। सौम्या को उसकी और भावेश की ऑफिस वाली मुलाकात याद आई। उसने कहा, जी मैं जानती हूँ, बताइए। करुणा जी, बेटा मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे भावेश का रिश्ता लाई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर की बहू बनो। मैंने जब तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था तभी एक अजीब सा खिंचाव हुआ था तुमसे। तुम बहुत अच्छी और नेक दिल बच्ची हो और मेरा भावेश बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम्हें कोई कमी नहीं होगी हमारे यहाँ। तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी हमारे घर में। उन्होंने जैसे ही अपनी बात खत्म की, सौम्या ने कहा, माँ जी आप बहुत अच्छी हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरे अंदर अपनी बहू के गुण दिखे। पर ऐसे इंसान के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती जिसे इंसान और इंसानियत की कोई वैल्यू ना हो, जिसे हर चीज़ की तुलना बस पैसे से करना आती हो, जिसे किसी की अच्छाई बस एक नाटक लगती हो, जो बिना जाने जज करना जानता हो। आपके बेटे को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उनके स्टैंडर्ड का हो और उनकी तरह सोच रखने वाला हो। फिर हाथ जोड़कर, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका यह प्रपोजल मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो चुप होकर उन्हें देखने लगती है। करुणा जी को दुख तो बहुत होता है, पर फिर भी वो मुस्कुराकर कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन साथी को चुनने का पूरा अधिकार होता है। हमें खुशी है कि तुमने बिना डरे हमारे सामने अपनी इच्छा रखी। एक बात का दुख रहेगा कि तुम्हारी जैसी नेक बच्ची हमारी जिंदगी में आते आते रह गई। सौम्या, कोई बात नहीं माँ जी, आपका जब मन करे आप यहाँ मुझसे मिलने आ सकती हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और वो किचन में चली जाती है। उसकी बात सुनकर करुणा जी ने मन ही मन कहा, सच ही कहते हैं, कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। कितनी इच्छा थी कि यह बच्ची मेरे घर में आए, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है। जिस भी घर में ये जाएगी खुशियां ही लेकर आएगी। वो सोच ही रही थी कि सौम्या चाय लेकर आई। करुणा जी ने चाय पी, फिर सौम्या को गिफ्ट्स देकर कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारी बहन के लिए। सौम्या बोली, पर यह सब क्यों माँ जी?
और वैसे भी ये सब बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं ले सकती। करुणा जी, बेटा इसके लिए मना मत करना, मैं बहुत दिल से ये सब लाई हूँ, प्लीज़ रख लो। सौम्या उन्हें रिक्वेस्ट करता देख मना नहीं कर पाई। करुणा जी बोली, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना और अपनी बहन का ध्यान रखना। सौम्या उन्हें बाहर तक छोड़ आती है। करुणा जी जाने के बाद वो वापस अपने घर आती है और किसी सोच में डूब जाती है। वो मन ही मन कहती है, अब कैसे समझाऊं मैं उनसे, उनसे तो क्या किसी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं हूँ, ना प्यार कर सकती हूँ, ना ही मुझे प्यार मिल सकता है। और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, वो देखती है तो सीरत उसे देख रही थी। वो झट से उसके गले लग जाती है और कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ गुड़िया, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो बस प्यार किया था। क्या प्यार करना इतनी बड़ी गलती होती है, इतना दर्द क्यों होता है, बोल ना गुड़िया, बता ना। और ये कहकर वो और जोर जोर से रोने लगती है। सीरत दी, प्यार गलत नहीं होता, और ना ही आप गलत हो। गलत तो वो आदमी था, और आप बहुत अच्छे हो दी। मैंने आपकी और आंटी जी की बातें सुनी थी। आप क्यों किसी एक की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। वो आपका अतीत था, जो आपकी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आएगा। उसके लिए आप आज और आने वाले भविष्य में खुशियों के दरवाजे क्यों बंद कर रही हैं। उम्र ही क्या हुई है आपकी, पूरी जिंदगी आपके सामने है। क्या पता भावेश जी आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, आपके इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दें। एक बार सोचिए तो सही इस बारे में। सौम्या, वो मुझे शायद खुशियां दे सकते हैं, पर मेरा क्या, तू जानती है ना, मैं कभी। वो ये बोलते हुए चुप हो जाती है। सीरत कुछ कहने वाली होती है कि सौम्या उसे चुप करवाते हुए कहती है, बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर। अब चल, तुझे मेडिसिन देकर तेरी मसाज भी करनी है। फिर वो उसे लेकर कमरे में चली जाती है। सीरत मन में सोचती है, नहीं दी, ये मौका मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं जाने दूंगी। इतने वक्त बाद खुशियाँ आपके दरवाजे खुद चलकर आ रही हैं, मैं उन्हें वापस जाने नहीं दूंगी। वहीं भावेश के घर करुणा जी जैसे ही घर पहुंचती हैं, उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो सभी नौकरों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर डांट रही थी। करुणा जी बोली, लो आ गई तूफान मेल। और वो गहरी सांस लेकर घर के अंदर जाती हैं, तो देखती हैं एक लड़की, जिसने येलो कलर का टॉप और ब्लू जीन्स, नीचे वाइट स्नीकर्स, खुले बाल जो कंधे पर झूल रहे थे, वो सबकी क्लास लिए बैठी थी। करुणा जी, समीरा क्या कर रही हो तुम, क्यों इन बेचारों की क्लास ली हुई है। समीरा जैसे ही आवाज़ सुनती है, वो बोलती है, माँ, और जल्दी से गले लग जाती है और कहती है, माँ कैसी हैं आप। करुणा जी, ठीक हूँ। और तुम अभी तक फ्रेश क्यों नहीं हुई, आते से ही बातों में लग गई। पर माँ, जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, करुणा जी ने उसे जल्दी से भेज दिया और कहा, अभी कोई डिस्कशन नहीं, आप जाओ, तुम पहले फ्रेश हो आओ, फिर बात करेंगे। वो अपने कमरे में चली जाती है, तो सारे नौकर चैन की सांस लेते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल जाता है। रात को भावेश घर आता है, तो पहले वो करुणा जी से मिलने जाता है, तो देखता है कि वो रॉकिंग चेयर पर आंखें बंद करे बैठी थी। वो उनके पैरों के पास जाकर बैठ जाता है और उनके हाथ पर हाथ रखे बैठ जाता है। उनका स्पर्श पाते ही उन्होंने अपनी आंख खोल ली और कहा, अरे बेटा, आप कब आए। भावेश, जब आप कहीं खोई हुई थी। कोई परेशानी है क्या माँ, बताइए ना। करुणा जी बोली, बेटा चिंता तो रहेगी ना, अब परिवार संभालना कोई आसान बात तो नहीं है। भावेश, माँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। करुणा जी मुस्कुराकर, जानती हूँ मेरा बेटा बहुत काबिल है, सब संभाल सकता है, बस खुद को नहीं संभाल सकता है ना। भावेश, हाँ तो उसके लिए आप हो ना। अब चलिए, आइए डिनर कर लेते हैं, मैं भी तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। करुणा जी, तुम्हारी तूफान मेल आ गई है, मिल तो लो उससे। भावेश, जी माँ, जाते हुए मिल लूंगा। फिर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो अपना कोट और ऑफिस बैग सोफे पर रखकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है, जानता हूँ माँ, आपको मेरी ही तो चिंता है, पर आप जो चाहती हैं वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह विश्वास नहीं करना चाहता किसी पर भी। फिर एकदम से उसे सौम्या की याद आ जाती है, तो वो कहता है, एक इस लड़की ने दिमाग खराब कर दिया है। फिर वो लोअर और टी शर्ट चेंज करके समीरा के रूम में जाता है, तो देखता है रूम पूरा बिखरा हुआ था
और वो बेड पर सो रही थी। वो उसके पास जाकर प्यार से उसे उठाता है और कहता है, उठ जाओ बेटा, रात हो गई है। आपको डिनर नहीं करना है क्या? समीरा उठती है। उसकी आंखें अभी भी नींद में हो रही होती हैं। वो उसके गले लग जाती है और कहती है, आई लव यू भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। भावेश मुस्कुराकर, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, अब उठ जा। समीरा बाहें फैला देती है। भावेश उसे गोद में उठाकर नीचे ले आता है। करुणा जी ये देखकर बस मुस्कुराकर रह जाती हैं और कहती हैं, कितनी नौटंकी हो गई ये लड़की, और अपना डिनर करने लगती है। सब डिनर करने लगते हैं, फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। इस बीच न करुणा जी ने सौम्या से मिलने वाली बात किसी को बताई थी, ना ही उन्होंने भावेश से कोई बात की थी शादी को लेकर। फिर एक दिन भावेश और समीरा दोनों ही घर पर नहीं थे। भावेश ऑफिस और समीरा अपने कॉलेज के काम से गई थी। करुणा जी घर पर ही थी, क्योंकि आज उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो अपने कमरे में बैठकर अपने एनजीओ का कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक से उन्हें अपने सीने के पास दर्द सा महसूस हुआ। वो पूरी तरीके से पसीने से भर रही थी। वो उठने लगी, पर जब तक वो बाहर जा पाती तब तक वो नीचे जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। 15 मिनट बाद जब सर्वेंट उन्हें कॉफी के लिए पूछने आया, तो उन्हें इस तरह देखकर वो भी डर गया। उसने जल्दी से बाकी सर्वेंट को बुलाया और उन्हें बेड पर लिटा दिया। उसके बाद उनमें से एक ने डॉक्टर को कॉल किया और फिर भावेश को कॉल लगाया। भावेश ने जैसे ही हेलो बोला, उसे एक घबराई हुई आवाज़ आई, सर, बड़ी मैडम बेहोश हो गई हैं, आप जल्दी से आ जाइए, हमने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है। भावेश ने जैसे ही सुना, उसने जल्दी से फ़ोन कट किया और वो ऑफिस से बाहर भागा। उसे इस तरह देखकर उसका असिस्टेंट भी उसके पीछे चला गया। वो कुछ पूछता उससे पहले ही भावेश ने कहा, जल्दी से घर चलो। वो घर पहुंचे और जल्दी से करुणा जी के कमरे में गए। देखा तो उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसे देखकर उन्होंने उसे ग्रीट किया तो भावेश ने पूछा, क्या हुआ माँ को? डॉक्टर, सर, इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। ऐसा लगता है पिछले कुछ वक्त से स्ट्रेस में है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। कोशिश करिए कि इन्हें खुश रखा जाए। कोई भी स्ट्रेस इनके लिए खतरनाक हो सकता है। इतना कहकर वो चुप हो गए। भावेश ने हाँ कहा और पूछा, इन्हें होश कब तक आएगा? डॉक्टर, शायद 2 से 3 घंटों में आ जाए। इतना कहकर वो चले गए। भावेश अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। तभी समीरा भी आई। वो थोड़ा इमोशनल हो गई। भावेश ने उसे अपने पास बुलाकर समझाकर उसे अपने कमरे में भेज दिया और खुद किसी को मैसेज करने लगा। थोड़ी देर में उसे रिप्लाई आया तो उसे पढ़कर उसकी पकड़ अपने मोबाइल पर कस गई। उसने मन ही मन बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, यू हैव टू पे फॉर इट। कुछ वक्त बाद करुणा जी ने आंखें खोली तो देखा भावेश उनका हाथ पकड़े आंखें बंद किए बैठा था। उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर उसे आवाज दी तो भावेश ने जल्दी से आंखें खोलकर पूछा, माँ, आप ठीक तो है ना? कहीं दर्द तो नहीं है ना? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? करुणा जी ने कहा, ठीक हूँ बेटा, उम्र के हिसाब से ये सब होता है, तुम चिंता मत करो। भावेश ने पूछा, कैसे हुआ ये सब? किस बात की चिंता है आपको? आप क्यों ऐसे करती हैं? आपको पता है ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। करुणा जी ने कहा, अच्छा, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं ठीक हूँ। अब तुम भी जाओ, मैं भी आराम करूंगी। भावेश ने कहा, मैं यही हूँ, आप रेस्ट करिए। करुणा जी ने आंखें दिखाई और कहा, मैंने कहा ना, अब थोड़ी देर जाओ, तुम भी आराम करो, कब से यहीं पर हो। भावेश ने भी हार मानकर कहा, ओके, जाता हूँ, पर मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके। करुणा जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूम से बाहर आकर एक सर्वेंट को कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, तो वो ये ध्यान रखे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल कर ले, और अगर माँ पूछे तो कहे कि वो किसी अर्जेंट काम से गया है। फिर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसने एक कॉल किया और कहा, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए। फिर कॉल कट करके कहा, फिर से मुलाकात का टाइम आ गया है। भावेश ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और जयेश को अपने केबिन में आने को कहता है। जयेश जैसे ही अंदर आता है वो पूछता है, जो करने को कहा था वो हो गया? जयेश, यस सर, सब रेडी है। पर हिचकिचाकर, सर, क्या आप श्योर हैं कि आप ये करेंगे? मेरा मतलब है, इस तरह किसी को ब्लैकमेल। वो इतना कह ही रहा था कि भावेश उसे घूर कर देखता है।
और उससे कहता है, मैं अपने किए फैसले पर बार बार नहीं सोचता। फिर कहता है, अब तुम जाओ। जयेश के जाने के बाद भावेश आंखें बंद करके सोचता है, बस एक दिन, उसके बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर वो अपना काम करने लगता है। सौम्या भी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि उसे उसके मैनेजर मिस्टर राठी का कॉल आता है। वो सौम्या को बताते हैं कि उसे मेहता इंडस्ट्रीज जाना होगा। कुछ पेपर वर्क का इश्यू हो गया है, तो मिस्टर मेहता के असिस्टेंट का कॉल आया है। तुम जाओ और उसे सॉल्व करके आ जाओ। सौम्या कहती है, जी सर, मैं निकलती हूँ और सब सॉल्व करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सौम्या रोली को बताकर मेहता इंडस्ट्री के लिए निकल जाती है। वो सोच रही थी, हे भगवान, कहीं माँ जी ने ये तो नहीं बता दिया कि मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया, और कहीं वो इससे रिलेटेड बात तो नहीं करेंगे ना। खैर, अच्छा ही है, सब अभी से ही क्लियर रहे तो ही सही है। और वैसे भी वो मुझे क्यों ही पसंद करेंगे, और वो कहाँ और मैं कहाँ, वो खुद को समझाती है। थोड़ी देर में वो मेहता इंडस्ट्रीज पहुंचकर रिसेप्शन पर अपना इंट्रोडक्शन देकर बोलती है कि हेलो, मैं सौम्या शर्मा, मैं गुप्ता फर्म से आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने को बोलकर जयेश को कॉल करती है। जयेश उसे कुछ समझाता है और फोन रख देता है। फिर वो सौम्या से कहती है, एक्सक्यूज मी मिस, आप 48वें फ्लोर पर चले जाइए, आपको जयेश सर वहाँ पर मिल जाएंगे। सौम्या थैंक यू कहकर लिफ्ट में चली जाती है और 48 फ्लोर पर बटन प्रेस करती है। थोड़ी देर में वो उस फ्लोर पर पहुंच जाती है और लिफ्ट के बाहर निकल कर देखती है तो फ्लोर पर सिर्फ 3 केबिन थे। वो देख ही रही थी कि जयेश आ जाता है। सौम्या उसे ग्रीट करती है और पूछती है, यस सर, बताएं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी पेपर वर्क में। जयेश कहता है, मिस, आपको ये हमारे बॉस बता देंगे, आइए आपको उनका केबिन बता देता हूँ। और वो आगे चला जाता है। सौम्या भी पीछे पीछे चली जाती है। भावेश के केबिन के बाहर आकर जयेश उसे कहता है, आप अंदर चले जाइए, और वो बिना कुछ सुने या कहे अपने केबिन में चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सौम्या उससे कोई भी सवाल करे। सौम्या को थोड़ा अजीब लगता है। वो एक गहरी सांस लेकर गेट नॉक करती है। अंदर से एक सर्द आवाज आती है, कम इन। वो अंदर जाती है तो देखती है कि भावेश चेयर पर बैठा था और उसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो उसे गुड आफ्टरनून कहती है तो वो चेयर को रोल करता है और देखता है सौम्या गेट के पास खड़ी थी। वो कुछ पल उसे देखता है। आज सौम्या ने आसमानी रंग की कुर्ती, ब्लैक जीन्स और मल्टी कलर का स्टोल डाला हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके, हाथ में घड़ी और एक हाथ में ब्रेसलेट, और बालों को साइड में बांध रखा था। बड़ी बड़ी आंखें, उनमें काजल की पतली सी लकीर, और होठों पर पिंक कलर की लिप बाम। वो उसे देखता ही रह गया। जब सौम्या ने उसे देखा कि वो उसे एकटक देख रहा है तो उसने कहा, सर, आपने बुलाया था, बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही थी पेपर वर्क में। भावेश उसकी बात सुनकर होश में आता है और कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है मिस शर्मा, टेक योर सीट, फिर हम डिस्कस करते हैं। वैसे भी आज मैंने कोई मीटिंग नहीं रखी, क्योंकि मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। सौम्या सुनकर थोड़ी शॉक होती है, पर फिर बैठ जाती है। भावेश उसे एकटक देख रहा था, जिसे सौम्या को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। आखिर उसने कहा, आपने मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया है या मुझे यहाँ पर स्टेचू की तरह बिठाकर देखने के लिए? आप जल्दी कीजिए प्लीज, मुझे वापस भी जाना है। भावेश एक गहरी मुस्कान के साथ कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आप सच में इतनी इनोसेंट, मासूम और भोली हैं, या यह नाटक सिर्फ मेरी माँ और बाकी लोगों के आगे होता है? वैसे काफी लोग तो तुम्हारे इस चेहरे से ही तुम्हारे पीछे लट्टू होंगे, है ना? सौम्या यह सुनकर कहती है, मैंने आपसे कोई राय नहीं मांगी कि मैं कैसी हूँ या कैसी नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता आपको मुझसे कोई प्रोफेशनल बात करनी है। तो मैं चलती हूँ, आप हमारे मैनेजर से बात कर सकते हैं। और वो जैसे ही जाने लगती है, भावेश कहता है, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो अभी के अभी तुम्हारी कंपनी से ये प्रोजेक्ट और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैं सब कैंसिल कर दूंगा। सौम्या ये सुनकर रुक जाती है और कहती है, आप मुझे इस तरह की धमकी नहीं दे सकते मिस्टर मेहता, और मैं समझ गई हूँ कि आपने मुझे यहाँ बस नीचा दिखाने के लिए बुलाया है। भावेश कहता है, नो मिस शर्मा, आज जो मैं आपसे कहूँगा ना, उससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सौम्या कहती है, क्या मतलब है आपके कहने का, मैं समझी नहीं। भावेश अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है
और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 1 साल के लिए। तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझो, क्योंकि ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ना तुम मुझे। उसके बदले तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी वो सब अचीव करने में, जो मैं तुम्हें इस 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में दे सकता हूँ। सोच लो, ऐसा ऑफर रोज रोज नहीं आता। सौम्या जैसे ही ये सुनती है, वो पहले तो हैरान हो जाती है, फिर थोड़ा गुस्से से कहती है, दिमाग खराब हो गया है आपका। मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगी, लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। ओह, तो आपने ये सब बकवास करने के लिए मुझे बुलाया था। वही तो मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इतने छोटे काम के लिए एक एम्प्लॉय से क्यों मिलेगा। अब समझ आया आपका मकसद क्या था। आपके प्रपोजल का जवाब है नहीं, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है कि 1 या 2 साल खेलकर फिर से पहले जैसी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ। शादी एक पवित्र बंधन है, जो एक नहीं बहुत सी जिंदगियों को एक साथ जोड़ता है। पर शायद आप ये बात नहीं समझेंगे कि इंसान और रिश्तों की वैल्यू क्या होती है। वो आपको नहीं पता, और आपको मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद अचीव कर सकती हूँ। भावेश व्यंग से मुस्कुराकर, यह मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत भी नहीं मिस शर्मा। और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक तुमसे शादी करना चाहता है। वैसे भी तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को ऐसी ही अटेंशन तो चाहिए होती है। सौम्या, आपसे बहस करना ही बेकार है। मेरा जवाब वही है, ना। क्योंकि आप उस लायक नहीं कि आपसे कोई भी रिश्ता जोड़ा जाए। समझे आप। और इतना कहकर वो डोर खोलकर चली जाती है। भावेश एक स्माइल के साथ कहता है, एटीट्यूड, वो भी भावेश मेहता को। नो बैड, बट यू विल रिग्रेट इट। अब तुम खुद मेरे पास आओगी, वो भी सिर्फ 24 घंटों में। इतना कहकर वो किसी को कॉल करता है और उसके बाद अपने काम में लग जाता है। वहीं सौम्या ऑफिस के बाहर आकर कहती है, समझते क्या है ये खुद को। 1 साल के लिए शादी, मैं कोई चीज़ हूँ जो 1 साल यूज़ करके थ्रो कर दी जाए। होगा बड़ी कंपनी का मालिक तो अपने जैसे ही किसी को ढूंढ ले, जो पैसों से ही हर चीज़ को तोलती हो। मैं इस प्रोजेक्ट से आज ही मना कर दूंगी, क्योंकि इतना सीधा आदमी नहीं लग रहा है कि आसानी से इस बात को जाने देगा। इतना कहकर वो चली जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। भावेश घर आकर अपनी माँ के कमरे में आता है और उस सर्वेंट से पूछता है, माँ ने खाना खाया। तो वो बोलता है, जी सर, समीरा मैडम ने उन्हें खिला दिया और उन्होंने भी डिनर कर लिया। वो भी अपने रूम में है। सर, आपका खाना लगा दें। भावेश, नहीं, तुम यहीं रहो, मैं किसी और को बोल दूंगा। फिर वो डिनर करके अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है और कहता है, कल बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर वो लाइट्स ऑफ करके सो जाता है। सौम्या भी अपने कमरे में लेटी हुई थी। वो भी इसी सोच में थी कि कल क्या होगा। अगली सुबह सौम्या की नींद अलार्म से पहले ही खुल गई थी। वो उठकर हाथ जोड़कर नमन करती है। उसके बाद वो उठकर अपने और सीरत के लिए नाश्ता तैयार करती है। तभी उसके हाथ से कांच का गिलास टूटकर गिर जाता है। वो सोचती है, हे भगवान, कुछ गलत ना हो। वैसे भी जब से कल मिस्टर मेहता के ऑफिस से आई हूँ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अपनी सोच में थी कि उसका ध्यान सीरत की आवाज़ से टूटा। वो उससे पूछ रही थी कि गिलास कैसे टूट गया। सौम्या कहती है, कुछ नहीं, काम करते वक्त हो जाता है। तू चल, मैं आती हूँ। फिर वो किचन का काम निपटाकर सीरत के पास गई, उसे फ्रेश होने में हेल्प की। उसके बाद दोनों ने नाश्ता किया। फिर वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। सौम्या ने सीरत को बाय कहा, पर अचानक से ही वापस मुड़कर वो उसके गले लग गई। ये देखकर सीरत ने कहा, क्या हुआ दी, आप ठीक हो ना? मैं कल से देख रही हूँ आप कुछ परेशान लग रही हो। सौम्या ने मन में सोचा, अगर इसे बताया तो ये भी परेशान हो जाएगी। फिर उसने कहा, नहीं गुड़िया, सब ठीक है, बस ऐसे ही। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है। सीरत ने भी उसे बाय कहा। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसे रोली भी मिल गई। दोनों ऑफिस पहुंचे और अपना कार्ड पंच करने लगे। रोली का तो कार्ड पंच हो गया, पर सौम्या का नहीं हो पा रहा था। उसने रोली से कहा, रोली देखना, मेरा कार्ड पंच नहीं हो रहा। रोली, ला दिखा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा? फिर उसने भी चेक किया पर नहीं हुआ। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने कहा कि मिस सौम्या, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और आपको बॉस ने ऑफिस में आने से मना कर दिया है। सौम्या पहले तो शॉक हो गई, फिर उसने कहा, पर क्यों, हुआ क्या है? दीपा, वो आप बॉस से ही बात कर लीजिए। सौम्या ने रोली से कहा, तू जा, मैं देख कर आती हूँ।
क्या हुआ है? रोली, ठीक है मैं जाती हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। सौम्या ने ठीक है कहा। फिर दीपा से कहा, प्लीज मेरी बात से बात करवा दो। दीपा ने मिस्टर गुप्ता को कॉल लगाया और सौम्या के बारे में बात की। फिर कॉल कट करके कहा, आपको सर ने बुलाया है। फिर दीपा ने अपना कार्ड पंच किया और उसे मिस्टर गुप्ता के केबिन में भेज दिया। सौम्या ने गेट नॉक किया तो अंदर से आवाज आती है, कम सौम्या। वो अंदर जाती है और मिस्टर गुप्ता से पूछती है, क्या हुआ है सर? मुझसे कोई गलती हुई है कि मेरा ऑफिस में आना बैन कर दिया? मिस्टर गुप्ता, देखो सौम्या, तुम बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो, बट अब हमारी कंपनी को तुमसे अच्छी एम्प्लॉय मिल गई है जो यह काम तुमसे भी अच्छा कर सकती है। सो फिर एक एनवेलप में उससे उसका टर्मिनेटर लेटर और उसमें उसकी सैलरी देकर बोले, ये लो तुम्हारी सैलरी एंड यू कैन लीव नाउ। सौम्या ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, यह सोचकर कि उसने इस कंपनी के काम में जी जान लगा दी और उसे बदले में क्या मिला। फिर वो बोलती है, सर आपको मुझे अगर निकालना ही था तो आप मुझे एक नोटिस तो दे ही सकते थे, जिससे मैं कोई और जॉब अपने लिए देख लेती। और ये तो मिड मंथ है, कोई मुझे जॉब नहीं देगा। आप नेक्स्ट मंथ मुझे टर्मिनेट कर दीजिए, पर प्लीज इस मंथ मुझे काम करने दीजिए। मिस्टर गुप्ता, प्लीज लीव, हमें कोई बात नहीं सुननी आपकी। और इतना कहकर वो अपने काम में लग जाते हैं। सौम्या धीरे धीरे बाहर चली जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि कोई इस कंपनी में उसकी बात नहीं सुनेगा। उसकी आंखों में नमी सी आ गई थी। वो ऑफिस के बाहर बने गार्डन में बैठ जाती है और सोचती है कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि उसका जॉब करना बेहद ज़रूरी था। उसके ऊपर अपने साथ साथ सीरत की भी जिम्मेदारी थी। वो और कुछ सोच पाती, तभी उसे एक कॉल आती है। वो फ़ोन पिक करती है और जैसे ही हेलो बोलती है, उसे एक आवाज़ आती है, हेलो मिस शर्मा, होप आप ठीक होंगी। कैसा जा रहा है आपका दिन? सौम्या बोलती है, आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? और मेरा दिन कैसा भी रहे, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वो जैसे ही फ़ोन काटने वाली होती है कि भावेश कहता है, वैसे मिस शर्मा मुझे नहीं लगता बैठे रहने से कुछ होगा। मेक ए राइट चॉइस, क्योंकि आपको आज क्या जब तक मैं ना चाहूँ कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। सौम्या कहती है, तो इसका मतलब ये सब आपने किया है, पर क्यों? भावेश, ओह, अब इतनी भी मासूम नहीं हो तुम। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, मैरी मी और एल सफ़र, क्योंकि यह तो शुरुआत है। एंड चेक द टाइम, आज रात 8 बजे तक तुम खुद आओगी मेरे पास और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक्सेप्ट करोगी। सो गुड लक, बाय। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही फ़ोन कट चुका होता है। सौम्या मन में, क्या हो रहा है ये, और क्यों? क्या अपनी इच्छा रखना गलत है? उसका मकसद क्या है इसके पीछे? वो मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं? और भी बहुत सी लड़कियां हैं, फिर मैं ही क्यों? सौम्या वहां से खड़ी होती है और रोली को एक मैसेज डालकर घर के लिए निकल जाती है। वो घर की बिल्डिंग तक पहुंची तो उसने सोचा, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि गुड़िया को क्या बताऊंगी कि मैं जल्दी कैसे आ गई। वो घर जाती है और डोरबेल बजाती है तो शांता ताई दरवाज़ा खोलती हैं और उससे पूछती हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सौम्या, वो मेरा मन नहीं लग रहा था तो सोचा घर आ जाऊं। फिर वो अंदर आकर पूछती है, सीरत कहाँ है? ताई कहती हैं, आराम कर रही है अपने कमरे में। तुम भी बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। सौम्या हाँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में ताई उसे चाय देकर चली जाती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे थोड़ा काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। तुम हो ना घर पर? सौम्या ने कहा, आप जाइए, मैं हूँ घर पर। उनके जाने के बाद सौम्या अपने लिए जॉब प्रोफाइल देखने लगती है। इसी तरह शाम हो जाती है। वो सीरत को उठाने ही जा रही थी कि अचानक से डोरबेल रिंग हुई। उसने सोचा शांता ताई होंगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके मकान मालिक थे। उसने उन्हें नमस्ते कहा और अंदर आने के लिए कहा। संजय, कैसी हो सौम्या? सौम्या, जी ठीक हूँ, आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। संजय, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठो, कुछ बात करनी थी तुमसे। सौम्या बैठ गई और पूछा, जी बताइए ना, क्या बात है? संजय, देखो बेटा, तुम बुरा मत मानना, पर अब ये घर मैं तुम्हें और नहीं दे सकता। मुझे अच्छे ग्राहक मिल रहे हैं जो तुमसे ज़्यादा इस घर का अच्छा रेंट देने को तैयार हैं, तो तुम ये घर खाली कर दो। सौम्या सुनकर बोलती है,
ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको घर का रेंट हर बार टाइम पर दिया है, एवं एडवांस देती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और हमें यहाँ रहते इतना वक्त हो गया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम घर खाली कर दें? संजय, देखो बेटा, हम वो सब नहीं जानते। तुम ये घर कल सुबह तक खाली कर देना। कल इस घर के नए मालिक आएंगे। अब हम चलते हैं। सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही वो जा चुके थे। वो बहुत परेशान हो गई थी। पहले उसकी जॉब, अब घर। अचानक से उसने टाइम देखा तो 7 बज गए थे। उसे भावेश की बात याद आ गई। वो समझ गई कि यह भी भावेश ने ही किया है। उसने शांता ताई को फोन किया और कहा, आप कब तक आएंगी? तो उन्होंने कहा कि वो पहुंच ही गई हैं। उसने कहा वो किसी काम से जा रही है और वो जब तक आए सीरत का ध्यान रखे। वो घर को लॉक करके मेहता इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मुझे मिस्टर मेहता से मिलना है। उसने बताया कि वो मीटिंग में है, आपको वेट करना पड़ेगा। पर सौम्या बहुत गुस्से में थी। उसने बोला, मुझे मिलना है और मैं जाकर रहूंगी। इतना कहकर वो लिफ्ट की तरफ चली गई। उसे जब तक कोई उसे रोकता वो जा चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से जयेश को फोन किया और सब बताया। जयेश ने ओके बोलकर फोन कट कर दिया और उसने जल्दी से भावेश को कॉल कर दिया। सौम्या भावेश के फ्लोर पर पहुंची और उसने केबिन का डोर झटके से खोला तो वहां भावेश जयेश के साथ कुछ बात कर रहा था। डोर खुलने की आवाज सुनकर दोनों ने देखा तो सौम्या खड़ी थी। उसके बाल बिखर गए थे, सांसें फूल गई थी, माथे पर पसीना और आंखें हल्की लाल थी, पर तब भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। भावेश ने जयेश को इशारा किया तो वो केबिन के बाहर चला गया और जाते वक्त डोर बंद कर दिया। भावेश ने कहा, वाह, आप तो टाइम से पहले ही आ गई। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। सौम्या उसके पास गई और उसके सामने खड़े होकर उसने कहा, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। पर आप ये सब बंद कर दीजिए। पहले मेरी जॉब, फिर मेरा घर। आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? आपको शादी ही करनी है तो दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं, तो मैं ही क्यों? भावेश, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वो भी अभी। सौम्या सुनकर गुस्से से कहती है, बहुत हो गया। मैंने कहा ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। और मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। समझिए आप? वो जा ही रही थी कि भावेश कहता है, अकेली जाओगी? क्योंकि तुम्हारी बहन तो। वो इतना कह ही रहा था कि सौम्या पीछे मुड़कर भावेश के पास गई और उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, क्या किया मेरी बहन के साथ आपने? बताइए, कहाँ है वो? मैंने पूछा, कहाँ है वो? वो आगे कहती उससे पहले ही भावेश ने उसका हाथ अपने कॉलर पर से हटाकर उसकी कमर पर लगा दिए और उसके कान के बेहद पास आकर कहा, नो नो, आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना शायद उसके बाद जो मैं करूं वो तुमसे सहन ना हो। समझी? और अब सुनो, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर पर साइन करो, वरना तुम्हारी बहन अभी तो सही सलामत है, पर आगे का पता नहीं। और इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है। सौम्या रोते हुए कहती है, नहीं प्लीज, उसे कुछ मत कीजिए। और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। भावेश उसे पेपर्स देते हुए कहता है, साइन इट। सौम्या कुछ पल वो पेपर्स देखती है, फिर एक नज़र भावेश को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कांपते हुए हाथों से साइन कर देती है और कहती है, मैं आपसे बेहद नफरत करती हूँ, बेहद नफरत। और उससे मुंह मोड़ लेती है। भावेश एक नज़र उसे देखता है और कहता है, राइट साइड में एक रूम है, वहाँ तुम्हारे लिए ड्रेस रखी है, जाओ चेंज करो, हमें मेरे घर जाना है। सौम्या यह सुनकर कहती है, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। और वो जाने लगती है कि भावेश कहता है, जो कहा है करो, वरना मुझे फिर से ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो शायद तुम सहन ना कर पाओ। सौम्या यह सुनकर उसे एक नज़र देखती है और फिर उस रूम में चली जाती है और गेट बंद करके रोने लगती है। भावेश जैस को बुलाता है और उसे पेपर्स देते हुए कहता है, यह पेपर्स जल्दी से सबमिट कर देना रजिस्ट्रार के ऑफिस में। यह काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए। जयेश यस सर कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद भावेश आंखें बंद करके चेयर पर बैठ जाता है। 20 मिनट हो जाते हैं पर सौम्या बाहर नहीं आती। तो भावेश गेट को बाहर से नॉक करता है और कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी बाहर आओ। और खुद गिलास बाल के पास खड़ा हो जाता है।
थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है तो भावेश मुड़कर देखता है तो देखता ही रह जाता है। सौम्या ने डार्क ब्लू कलर का अनारकली सूट, उस पर मैचिंग सैंडल्स, खुले बाल, कानों में झुमके और बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर उसके चेहरे पर एक उदासी थी। भावेश का ध्यान उसकी मोबाइल की रिंग से टूटता है। फोन उसके घर से था। वो कॉल पिक करता है तो करुणा जी पूछती हैं, घर नहीं आना क्या आज आपको? भावेश, बस माँ आ ही रहा हूँ, इतना कहकर वो फोन कट करके सौम्या से कहता है, चलो। सौम्या उसके पीछे चली जाती है। दोनों पार्किंग में आते हैं तो ड्राइवर उनके लिए गेट खोलता है। वो कार में बैठ जाते हैं और कार घर की ओर जाने लगती है। सौम्या बिल्कुल चुपचाप बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। भावेश ने एक नज़र उसे देखा, फिर मोबाइल में ध्यान देने लगा। रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आया तो सौम्या के हाथ पर भावेश का हाथ अचानक आया। तो सौम्या ने उसे देखा, फिर अपने हाथ को और जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। भावेश ने उसे देखा, फिर वो भी बाहर देखने लगा। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। इसी तरह घर आ गया। सौम्या ने देखा एक बड़ा सा महल जैसा घर था जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट के अंदर आई, बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए। कार रोकते ही वहां खड़े एक गार्ड ने भावेश की तरफ का गेट खोला। सौम्या ने भी अपनी तरफ का गेट खोला और जैसे ही बाहर आने लगी, उसके आगे एक हाथ आया। उसने नजरें उठाकर देखा तो वो भावेश था। उसने एक नज़र उसके हाथ को देखा, फिर उसे इग्नोर करके वो आगे जाने लगी। ये देखकर भावेश को भी गुस्सा आ गया। उसने सौम्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, मिस शर्मा, फिर एकदम से सॉरी। अब तो आप मिसेस सौम्या भावेश मेहता हो गई हैं, तो अकेली कहाँ चली आप? ये मेरा घर है। मेरे पेरेंट्स और फैमिली के आगे अपनी ये बदतमीजी बिल्कुल भी मत दिखाना। और इतना कहकर उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और घर की तरफ बढ़ गया। जब एक सर्वेंट ने भावेश को एक लड़की के साथ घर में आते देखा तो उन्होंने जल्दी से करुणा जी को खबर की। करुणा जी नीचे आईं और जब उन्होंने भावेश को सौम्या के साथ आते देखा तो कहा, रुकिए। उनकी आवाज़ सुनकर वो दोनों गेट पर रुक गए। करुणा जी ने सौम्या को देखकर पूछा, बेटा आप यहाँ? और फिर भावेश से, बेटा ये आपके साथ कैसे? सब ठीक है? भावेश ने कहा, माँ मैंने। और फिर सौम्या की तरफ देखकर, जिसकी आंखें झुकी हुई थी, और सौम्या ने शादी कर ली है। यह सुनकर करुणा जी एक पल को तो बेहद हैरान हुई, क्योंकि वो भावेश से बात कर करके थक गई थी, पर वो मान ही नहीं रहा था। और आज अचानक उसके मुंह से यह सुनकर वो हैरान परेशान हो गई थी। उन्होंने थोड़ा गुस्से से भावेश से कहा, बेटा यह कौन सा तरीका है शादी का? अगर आप हमसे कह देते तो हम मना तो नहीं करते आपको। फिर सौम्या से, और बेटा आप आपसे जब हमने पूछा था तो आपने मना किया था, फिर आज ये सब इस तरह से शादी? भावेश ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ हमने ये शादी अभी सीक्रेट ही रखी है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। और आप ही तो चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूँ। अब प्लीज आप ये सब यही सॉर्ट कर दीजिए और हमें अंदर आने दीजिए। करुणा जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो मुझे परेशानी नहीं है, पर अभी रुकिए। और वो सर्वेंट को सामान लाने को भेजती हैं। थोड़ी देर में सर्वेंट सामान लेकर आता है और एक चावल से भरा कलश सौम्या के आगे रखते हैं, और फिर आलते की एक थाल रखी जाती है। करुणा जी सौम्या और भावेश की आरती उतारती हैं तो भावेश कहता है, माँ ये सब? करुणा जी बोलती हैं, तुमने जो किया हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और अब हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। और सौम्या इस घर की बहू है तो उसका गृह प्रवेश तो करना होगा ना, इसलिए अब तुम चुप रहो। उसके बाद सौम्या को देखकर, बेटा कलश पर पैर लगाकर अंदर आओ। पर सौम्या का ध्यान तो वहाँ था ही नहीं, वो तो अपनी ही किसी सोच में थी। भावेश जब ये देखा तो उसका हाथ हल्का सा दबाया तो सौम्या अपने सेंस में वापस आई और उसने भावेश की तरफ देखा, जो उसे सामने की ओर इशारा कर रहा था। उसने अपने सैंडल उतारकर कलश पर पैर लगाया। उसके बाद उसने आलते में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश किया। करुणा जी ने कहा, अब मंदिर में चलकर आशीर्वाद ले लो। भावेश ने कहा, सॉरी माँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता ये सब। और इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। करुणा जी ने सौम्या से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, वो थोड़ा गुस्से वाला है, पर उसका दिल बहुत साफ है। सौम्या मन में, उनका दिल इतना साफ है कि किसी की जिंदगी को एक पल में बदल दिया।
फिर सौम्या कहती है, कोई बात नहीं माँ जी। करुणा जी उससे कहती हैं, बेटा आज तुम गेस्ट रूम में रुक जाओ और आराम करो। कल हम सारे अरेंजमेंट्स करके तुम्हें भावेश के रूम में शिफ्ट कर देंगे। सौम्या कहती है, जी। फिर एक सर्वेंट के साथ वो गेस्ट रूम में चली जाती है और जैसे ही रूम में जाती है वो गेट लॉक करके सबसे पहले सीरत को फ़ोन करती है। सीरत 2-3 दिन के बाद फ़ोन उठाती है और जल्दी से पूछती है, दी कहाँ हो आप? इतनी रात हो गई है। आज से पहले तो आपको इतना लेट कभी नहीं हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर सौम्या राहत की सांस लेती है और पूछती है, तू ठीक है ना गुड़िया? सीरत कहती है, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हो और कहाँ हो? सौम्या सुनकर चुप हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो सीरत को क्या बताए। उसे चुप देखकर सीरत फिर पूछती है, दी बताओ ना कहाँ हो आप? सौम्या कहती है, मुझे किसी काम से अर्जेंट बाहर जाना पड़ा। तू चिंता मत कर, आज शांता ताई से कहकर तू उनके साथ रुक जा। मैं कल दिन तक आ जाऊंगी। ठीक है, और अपना ध्यान रखना। सीरत, ओके दी, आप अपना ध्यान रखना। मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। बाय। और वो फ़ोन रख देती है। सौम्या बेड पर लेट जाती है और जो आज हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। मुझे सीरत को कैसे भी करके इन सब चीज़ों से दूर रखना होगा। मिस्टर मेहता ने शादी क्यों की है ये अभी भी मुझे नहीं पता। पर अब इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का असर मैं अपनी गुड़िया पर नहीं पड़ने दूंगी। एक बार ऑलरेडी सब खो चुकी हूँ, अब नहीं। और कल मैं मिस्टर मेहता से सब क्लियर कर लूंगी। और इसी तरह से उसे नींद आ जाती है। भावेश भी अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। थोड़ी देर में वो उठा और नीचे किचन में जाकर उसने खुद के लिए कॉफ़ी बनाई और वापस अपने कमरे में आ गया और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके सो गया। सुबह सौम्या की नींद गेट के नॉक होने से खुली। उसने गेट खोला तो वहां करुणा जी थी। उसने जल्दी से उनके पैर छुए तो करुणा जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसे एक साड़ी और कुछ ज्वेलरी देते हुए कहा, बेटा आप इसे पहनकर तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। आज तुम्हारा पहला दिन है तो कुछ रस्में करनी है। फिर वो चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सौम्या एक गहरी सांस लेती है और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर आती है और रेडी होकर नीचे आ जाती है जहाँ समीरा और करुणा जी बैठे थे। समीरा जैसे ही सौम्या को देखती है वो बोलती है, वाह भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सौम्या उसे पहचान नहीं पाती। ये देखकर समीरा कहती है, आई नो आप मुझे नहीं पहचानती। मैं समीरा हूँ आपकी ननद। और उसके गले लग जाती है। सौम्या भी उससे मिलती है। तब तक करुणा जी भी आती हैं और कहती हैं, चलो बेटा सबसे पहले हम चूल्हा पूजन करेंगे, उसके बाद पूजा होगी। फिर सौम्या करुणा जी के साथ किचन में जाती है और उससे सब समझती है। सौम्या सबसे पहले किचन साफ करती है। उसके बाद वो गैस के पास स्वास्तिक बनाती है। फिर वो वहाँ खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो खीर बनाती है और उसके बाद वो आलू की सब्जी, पूरी, गोभी की सब्जी और वेज राइस बना देती है। वो टाइम देखती है तो सुबह के 8:30 हो चुके थे। वो खीर का बाउल लेकर बाहर आई और पूजा घर में रख दी। धीरे धीरे सब आ गए। भावेश ने सौम्या को देखा तो न जाने क्यों उसे एक अजीब सा सुकून आया। वो रेड साड़ी में लाइट ज्वेलरी के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। करुणा जी ने दोनों से पूजा करने को कहा। भावेश ने ज्यादा बहस न करते हुए सौम्या के साथ पूजा की। उसके बाद खीर का भोग लगाया। फिर सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सौम्या ने सर्वेंट के साथ नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया और सबको सर्व करने लगी। जब वो भावेश को सर्व करने लगी तो उसने मना करते हुए कहा, मैं मॉर्निंग में ये सब नहीं लेता। मैं सिर्फ जूस और टोस्ट लेता हूँ। सौम्या ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही जाने लगी करुणा जी ने कहा, आज जो बना है वही खाना होगा। तुम्हारी पत्नी ने आज पहली रसोई की है। जो है खाओ अब। एंड नो आर्गूमेंट। भावेश ने कहा, सर्व करो। सौम्या ने उसे सर्व किया। फिर सबने स्टार्ट किया। सबने सौम्या की बहुत तारीफ की पर भावेश ने कुछ नहीं कहा। उसे अच्छा तो लगा था पर वो बोलना नहीं चाहता था। नाश्ते के बाद करुणा जी ने एक बॉक्स सौम्या को दिया और कहा, बेटा ये आपका नेक है। पहले तो सौम्या ने मना किया पर फिर करुणा जी के थोड़ा बोलने पर ले लिया। उसके बाद भावेश ऑफिस के लिए निकल गया और समीरा कॉलेज के लिए। करुणा जी ने कहा, बेटा तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर वो अपने कमरे में चली गई। सौम्या भी गेस्ट रूम में जाती है और वहां से अपना मोबाइल और पर्स लेकर करुणा जी के कमरे में जाती है और उनका गेट नॉक करती है। तो करुणा जी बोलती हैं,
आ जाइए। फिर सौम्या को देखकर बोलती हैं, अरे बेटा आप बताइए, कुछ काम था आपको? सौम्या कहती है, वो माँ जी, मुझे अपने घर जाना था। अपनी बहन से मिलने में जा सकती हूँ? प्लीज, शाम तक आ जाऊंगी। करुणा जी बोलती हैं, बेटा इसमें प्लीज कहने की क्या बात है? आप हो आइए, आपको भी अच्छा लगेगा। सौम्या अपने घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो घर पहुंचती है और गेट नॉक करती है। तो शांता ताई दरवाजा खोलती हैं। वो उसे देखकर पूछती हैं, अरे तुम आ गई, कहाँ थी? फिर उसे साड़ी में देखकर बोलती हैं, यह साड़ी गहने कहीं पार्टी में गई थी क्या बेटा? सौम्या बोलती है, अंदर चलिए, आपको सब बताती हूँ। दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं सीरत डाइनिंग टेबल पर बैठकर पेंटिंग कर रही थी। सौम्या उसके पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। वो कहती है, कैसी है मेरी गुड़िया? उसकी आवाज़ सुनकर सीरत जल्दी से उसके गले लग जाती है और कहती है, दी आप आ गई, कहाँ थी आप? और ये आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? सौम्या चेयर पर बैठकर बोलती है, गुड़िया मैं जो बोलने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना और प्लीज ज्यादा परेशान मत होना। सीरत आंखें झपका देती है। सौम्या बोलती है, मैंने शादी कर ली है। उसकी बात सुनकर सीरत हैरान हो जाती है। फिर बोलती है, सच में? आप मजाक तो नहीं कर रही हैं ना? सौम्या नामे गर्दन हिला देती है और उसे एक कहानी बता देती है कि वो भावेश से प्यार करने लगी थी और अभी उन्होंने अपनी मैरिज को एक सीक्रेट रखा है, जिसका एक कारण है। सब सुनकर सीरत सौम्या के गले लग जाती है और कहती है, दी मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। बस एक बात की नाराजगी है, मैं जीजू से मिल नहीं पाई। सौम्या कहती है, जल्दी ही तुझे मिलवा दूंगी, अब तो खुश। सीरत मुस्कुरा देती है। उसे देखकर सौम्या मन में सोचती है, माफ कर दे गुड़िया, तुझे झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, सच बताकर तुझे दुखी नहीं करना चाहती। फिर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और शाम को वापस मेहता हाउस के लिए निकल जाती है। जब वो घर पहुंचकर देखती है तो एक आदमी एक रौबदार पर्सनालिटी के साथ घर में था और वो सोफे पर बैठकर करुणा जी के साथ बातें कर रहा था। वो अंदर आई तो करुणा जी ने कहा, अरे आ गई बेटा आप, देखिए कौन आया है। फिर वो उस आदमी की तरफ देखकर कहती हैं, अंकुश, ये है आपकी बहू। और सौम्या की तरफ देखकर, ये हैं आपके पापा, आई मीन आपके ससुर जी। सौम्या सुनकर उनके पैर छू लेती है तो वो उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, सदा खुश रहिए। फिर वो कहते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है बेटा? उनकी बात सुनकर सौम्या कहती है, मैं और मेरी बहन। तो वो पूछते हैं, आपके माता पिता? यह सुनकर सौम्या कहती है, वो इस दुनिया में नहीं है। और वो चुप हो जाती है। अंकुश जी कहते हैं, किसने कहा वो नहीं है? क्या हम आपके माता पिता नहीं हैं? उनकी बात सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तो अंकुश जी उसे गले लगाते हुए कहते हैं, बस बेटा, आगे से कभी मत सोचिएगा कि आपके सर पर किसी का हाथ नहीं है। हम है ना आपके साथ और हमेशा रहेंगे। आप बहू नहीं, हमारी बेटी बनकर रहेंगी। सौम्या नम आंखों से मुस्कुरा देती है। सौम्या उनसे अलग होकर कहती है, आप लोग बैठिए, मैं रात के खाने की तैयारी कर देती हूँ। करुणा जी कहती हैं, अरे बेटा आप रहने दीजिए, सब है ना, वो लोग कर लेंगे। अंकुश जी, बड़ी स्मार्ट हो गई हैं आप करना। सुबह अकेले अकेले इतना अच्छा खाना खा लिया और जब हमारी बेटी हमारे लिए बना रही है तो आप मना कर रही हैं। इस पर करुणा जी बोलती हैं, तो आप क्या चाहते हैं, हमारी बहू हर वक्त किचन में खड़ी होकर काम करे? और इसी तरह उनकी नोकझोंक चलती है। सौम्या कहती है, बस कीजिए, मैं बना देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। आप लोग लड़ाई मत कीजिए। और फिर वो चली जाती है। सौम्या किचन में आकर रात का खाना बनाने लगती है। इसी तरह डिनर का टाइम हो जाता है। सब डाइनिंग टेबल पर चुपचाप खाना खा रहे थे। अंकुश जी, वाह बेटा, क्या खाना बनाया, स्पेशली ये मूंग का हलवा बहुत खूब। सौम्या सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर अंकुश जी कहते हैं, मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा गेट टुगेदर रखते हैं और सबको बुलाते हैं, अपनी बहू को सबसे मिलवाने के लिए। भावेश, नो नीड डैड, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। और वैसे भी कमिंग 3 मंथ्स में बहुत बिजी हूँ। अंकुश जी, तुम कब बिजी नहीं होते हो? पर अब तुम्हारी शादी हो गई है, कुछ वक्त अब घर पर देना शुरू करो, बहू के साथ वक्त बिताओ, घूमो फिरो। भावेश, प्लीज डैड, मैंने कहा ना, नो मीन्स नो, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है।
अंकुश जी निराशा से सर हिला देते हैं और कहते हैं, ये ना जाने कब सुधरेगा, हर वक्त मनमानी। सौम्या कहती है, कोई बात नहीं पापा, उनका काम भी जरूरी है और इन सब के लिए आगे वक्त है, आप चिंता मत कीजिए। अंकुश जी मुस्कुराते हैं। इसके बाद सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सौम्या गेस्ट रूम में जा रही होती है कि करुणा जी बोलती हैं, बेटा आपको भावेश के रूम में जाना है, हमने सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, अब आप ऊपर जाइए, गुड नाइट। सौम्या कुछ पल को तो थोड़ा सा परेशान होती है, फिर वो एक गहरी सांस लेकर ऊपर रूम में जाती है और गेट नॉक करती है, पर कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो गेट खोलकर अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, भावेश उसे घुमाकर गेट पर लगा देता है और गेट लॉक कर देता है। सौम्या डर जाती है। वो कहती है, क्या हरकत है ये, छोड़िए मेरा हाथ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।